Chapter 7A Reciprocal Arrangement for Assistance in Certain Matters and Procedures for Attachment and Forfeiture of Property. चैप्टर 7 के धारा 105 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की जाती हैं, मगर उसमें डिटेल प्रोसीजर नहीं थे, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करके चैप्टर 7A को जोड़ना पड़ा. Chapter 7A was inserted by the Amendment of Criminal Procedure Code in the Criminal Procedure Amendment Act 1993. तो ये याद कर लेना कि ये चैप्टर जो है 1993 में अमेंड करके डाला गया था. क्यों डाला गया था? To deal with the reciprocal arrangements with the contacting states, means country, place outside India. Chapter 7 has only one section. That too was covered in Chapter 7. Section 105. In this chapter, Section 105 is divided into 12 parts from Section 105A to Section 105L. मतलब कि चैप्टर 7 में हम सेक्शन 105 के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन चैप्टर 7A जो है वो सेक्शन 105 को ही आगे डिवाइड कर रहा है 12 पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को नाम दिया है सेक्शन 105A से लेके सेक्शन 105L तक. आगे पढ़ने से पहले एक मैसेज मैं भी सोक्रेट्स की भाषा में कहना चाहूंगा. आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक. फ्रेंड्स, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहते होंगे ये दुनिया बहुत ही निर्दयी है, इसने मुझसे प्यार छीन लिया, मेरा यार छीन लिया, मेरा कमाया हुआ पैसा छीन लिया, या ना जाने क्या क्या. लेकिन एक चीज याद रखना, सीखते रहना, क्योंकि जो आपने सीखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. The beautiful words said by B.B. King. पहला पॉइंट है धारा 105A, जो कि डेफिनेशंस बताता है. पहली डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, विच मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैज बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू अ ट्रीटी और अदरवाइज. कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उसको कहा जाता है जो हिंदुस्तान से बाहर के जगह या देश हों और उस देश की सरकार के साथ भारत का ऐसा कोई समझौता हो, ऐसी व्यवस्था की गई हो जिसके तहत भारत की कोर्ट या विदेश की कोर्ट्स हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की कोर्ट्स विदेश में अपने समन्स या वारंट्स लागू करवा सके. नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है आइडेंटिफाइंग, जो कि क्लॉज बी में दिया हुआ है. Identify includes establishment of a proof that the property was derived from or used in the commission of an offense. Identifying मतलब पहचान करना या सबूत स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध से व्युत्पन्न या उसमें उपयोग की गई है. तीसरी डेफिनेशन आ जाती है proceeds of crime as per clause C of section 105A. Proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity, which includes crime involving currency transfers or
द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी भी आपराधिक गतिविधि, अपराध के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे रिलेट करते हुए वह प्रॉपर्टी रिलेट करती हो किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज डी। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible, and deeds and instruments evidencing title to or interest in such property or assets derived or used in the commission of an offense and includes property obtained through proceeds of crime। प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि हर प्रकार की संपत्ति इसमें आती है, भौतिक या अभौतिक प्रॉपर्टी जिसे हिलाया जा सके या ना हिलाया जा सके। इमूवेबल इज लाइक लैंड, फ्लैट्स विच कैनॉट बी मूव्ड, और मूवेबल मतलब जिसको हिला सकते हैं हम, मोबाइल फोन्स, टीवी, कैमरा, लैपटॉप, पीसी, दीज आर ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल वो आ जाती हैं जिसे स्पर्श किया जा सके, हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल्स आर दोज प्रॉपर्टी विच दो वी कैनॉट टच बट वी नो देयर इज, इट एग्जिस्ट। और भी दस्तावेज जिससे मालिकाना हक या मालिकाना हित वो बताते हों उस प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट इज subsection E of section 105A। Tracking means determining the nature, source, disposition, movement, title or ownership of property। So tracking basically means पता लगाना प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति के बारे में, कि ये किसकी संपत्ति है, ये संपत्ति के नेचर क्या है और इसके सूत्र क्या थे। बस धारा 105A में इतनी ही डेफिनेशन बताई गई हैं। धारा 105B असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का अतरण सुनिश्चित करने में सहायता। Subsection 1 of section 105B says, wherein a court in India in relation to a criminal matter desires that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or a thing issued by it shall be executed in any place in contracting state, it shall send such warrant in duplicate in such form to such court, judge or magistrate through such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court, judge or magistrate as the case may be shall cause the same to be executed। अगर भारतीय कोर्ट किसी आपराधिक मामले के संबंध में ये चाहता है कि हाजिर होने तथा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसे फॉरेन कंट्री में लागू कैसे कराएंगे? केवल उस विदेश में ये लागू हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो, मतलब जिसके साथ भारत का समझौता हो इस मामले में। सो वारंट ऑफ अरेस्ट जो विदेश में लागू करने हैं कोर्ट जारी कर सकता है। जारी करने के बाद वह ऐसी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो केंद्र सरकार ने नोटिस द्वारा, अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया हो। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। धारा 105B का क्लॉज 2, नथिंग विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड इफ in the course of an investigation or inquiry into an offense, an application is made by investigating officer or any officer superior in the rank to the investigating officer that the attendance of a person who is in any place in a contracting state is required in connection with such investigation, inquiry, and the court is satisfied that such attendance is so required, it shall issue a summon or warrant in duplicate against the said person to such court, judge or magistrate in such form as the central government may by notification specify in this behalf to cause the same to be served or executed। अगर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वह किसी अपराध के मामले में कोई भी जांच कर रहा है, जो दो शब्दों का प्रयोग किया है वह है इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी, और इस जांच के दौरान आईओ जो है वो ये समझता है कि किसी भी व्यक्ति के हाजिर होने की ज़रूरत है इस जांच के दौरान, तो आईओ जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेगा कोर्ट को कि प्लीज़ आप
इस व्यक्ति को हाजिर करने के लिए समन्स या वारंट जो भी ठीक समझे वो इशू कर दें। देन द कोर्ट इज गोइंग टू डू जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि डुप्लीकेट में वह 2 कॉपीज जो हैं उसमें वो उस कोर्ट या जज को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार ने अपनी अधिसूचना नोटिफिकेशन में इन्फॉर्म किया गया हो। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105B, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया in relation to a criminal matter has received a warrant for arrest of any person requiring him to attend and produce a document or other thing in that court or before any other investigating agency issued by a court judge or magistrate in a contracting state, the same shall be executed as if it is the warrant received by it from other court in India for execution within its local limit। इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं कि किसी आपराधिक मामले में इंडिया की कोर्ट्स जो हैं किसी विदेश में रहते हुए व्यक्ति को समन्स या वारंट इशू करवा सकती है अगर उसके साथ भारत का इस प्रकार का कोई समझौता हो, विच मीन्स दैट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। यही रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है कि जो हमने समझौता या कॉन्ट्रैक्ट किया है वह हम पर भी लागू होता है। अब विदेशी कोर्ट भी अपने किसी देश में हुए एक आपराधिक मामले के संबंध में भारत में रहते हुए किसी भी नागरिक को समन्स या वारंट इशू कर सकता है, और जब वह इशू करता है तो वो इंडिया की किसी कोर्ट में भेजेगा, और जब वो इंडिया की किसी कोर्ट में रिसीव होती है तो इंडियन कोर्ट्स भारतीय न्यायालय जो हैं वह इसको उसी प्रकार से लागू कराएंगे जैसे वह अपने लोकल समन और वारंट लागू कराते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 105B, where a person transferred to a contracting state pursuant to subsection 3 is a prisoner in India, the court in India or the central government may impose such condition as the court or government deems fit। सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि भाई विदेशी कोर्ट जो है वह अपने समन्स या अरेस्ट वारंट जो है भारतीय नागरिक पर लागू करवा सकती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति ऑलरेडी इंडिया के किसी जेल में हो तो क्या किया जाएगा? उसको तब भी भेजा जाएगा, लेकिन कोर्ट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ कंडीशंस लगा देंगी जो वह ठीक समझती हो। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 105B, where a person transferred to India pursuant to subsection 1 or subsection 2 is a prisoner in a contracting state, the court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India are complied with, and such prisoner shall be kept in such custody subject to such conditions as the central government may direct in writing। अब सिचुएशन को उल्टा कर दिया है, वाइस वर्सा। भारतीय कोर्ट ने वारंट या समन्स किसी विदेशी नागरिक के ऊपर लागू करवाने के लिए भेजा है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है और वह ऑलरेडी वहां के किसी जेल में है, बंदी है जिसे कहते हैं, तथा विदेशी सरकार जो है वो भी कुछ कंडीशंस लगाएगी जिसे शर्तें कहते हैं, और उस शर्तों के अधीन भारतीय कोर्ट्स या केंद्रीय सरकार जो है ये सुनिश्चित करेगा कि वह जो शर्तें जो लगाई गई हैं उसके तहत उस व्यक्ति को भारतीय जेल में बंदी बना के रखा जाए, और ये जो है केंद्रीय सरकार लिखित रूप में निर्देश करेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है असिस्टेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और forfeiture of property as per the provision of section 105C। सबसेक्शन 1 of section 105C ये कहता है कि where a court in India has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such persons from the commission of an offense, it may make an order of attachment or forfeiture of such property as it may deem fit under the provisions of section 105D to 105J, both inclusive। अगर भारतीय कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है और वह ठीक समझती है कि भाई हाँ ये जो संपत्ति है या तो अपराध द्वारा या अपराध से रिलेटेड बनाई गई है सीधे तौर पे या किसी और तरीके से उससे संबंधित है,
तो वह उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105C ये कहता है कि वेयर द कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट और forfeiture of any property under subsection 1 and such property is suspected to be in a contracting state, the court may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting state for execution of such order. सबसेक्शन 1 है वो ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। अब सबसेक्शन 2 जो है वो ये बता रहा है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए वह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखेगी, जिसे अनुरोध पत्र कहा जाता है, कि भाई उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। ये अपराध से संबंधित है। अब आ जाता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105C, where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in a contracting state requesting attachment or forfeiture of the property in India derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of an offense committed in that contracting state. The central government may forward such letter of request to the court as it thinks fit for execution in accordance with the provision of sections 105D to section 105J, both inclusive, or as the case may be, any other law for the time being in force. वेल सिचुएशन को अब उल्टा कर लेते हैं। सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि भारतीय कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए विदेशी कोर्ट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगी। अब विदेश की कोर्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मतलब उसका इंडिया के साथ ऐसा कोई समझौता होना चाहिए कि भाई हाँ सेम चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होगी, वह जो है भारतीय नागरिक पर प्रॉपर्टी अटैच करने की लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकता है, अनुरोध पत्र जिसे कहते हैं, और वह भारत की केंद्र सरकार कोर्ट्स को भेजेगी उसको उसी तरीके से लागू कराने के लिए जिस तरीके से वह लागू कराए जाते हैं, जो कि धारा 105D धारा 105J तक बताया गया है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105D। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105D ये कह रहा है कि द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1 और ऑन रिसिप्ट ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105C direct any police officer not below the rank of sub inspector of police take all steps necessary for tracking and identifying such property। सिंपल सी बात है भाई, जब प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए अनुरोध पत्र विदेशी न्यायालय द्वारा भेजा गया है भारत में, तो भारत का पहला कदम क्या होगा भाई, उस प्रॉपर्टी को पहचान करना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। और वह काम जो है सिर्फ सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी को ही ये काम दिया जाएगा कि भाई आप इसको पहचान करें, ढूंढें कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105D। ये क्या कहता है पढ़ लेते हैं भाई। द स्टेप्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में include any inquiry, investigation, or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, book of accounts in any bank or public financial institutions or any other relevant matters। जब विदेश से अनुरोध पत्र हमें मिला है कि भाई प्रॉपर्टी अटैच करें, और उस प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए हमने सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े अधिकारी को ये काम भी सौंप दिया है कि भाई आप पहचान करें उसकी, ठीक है ना, सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, संपत्ति की पहचान करने के लिए कोई भी प्रकार की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे किया जा सकता है, किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ का, किताबों का, अकाउंट्स का, इवन के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में भी जांच पड़ताल की जा सकती है उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसको ये काम सौंपा गया हो। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है सबसेक्शन 105D का, एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रेफर टू इन सबसेक्शन 2 shall be carried out by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with such directions issued by the said court in this behalf। भाई संपत्ति की पहचान करने के लिए सब इंस्पेक्टर जो है उसको कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि भाई उसी निर्देश द्वारा ही इसकी जांच पड़ताल की जाए। That's it. Got it? Okay, let's move to the next one. Fifth point,
Seizure or attachment of property as per the provision of section 105E. Subsection 1 of section 105E क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं. Where any officer conducting an inquiry or investigation under section 105D has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred, or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. सिंपल सी बात समझा रहे हैं कि पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था सेक्शन या धारा 105 डी में इंक्वायरी कौन करेगा. पुलिस ऑफिसर करेगा जिसका रैंक जो है सब इंस्पेक्टर के नीचे ना हो. अब इंक्वायरी के दौरान 105 ई कह रहा है अगर उसको लगता है कि भाई जिस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है वह व्यक्ति मालिक या जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है संपत्ति को बेचने की ताक में है, तो ऐसी संपत्ति को ना बेच सके वह ऑफिसर जो है ऑर्डर कर सकता है कि इस संपत्ति को बिना परमिशन के नहीं बेचा जा सकता. दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर संपत्ति को जब्त करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो भी वह ऑर्डर कर सकता है कि भाई ये जो संपत्ति है किसी और को बेचा नहीं जा सकता. और जो ऐसे ऑर्डर्स होंगे जिसे अधिसूचना कहते हैं हिंदी में, उसकी एक कॉपी जो है मालिक को दे दी जाएगी या उस पर्सन को दी जाएगी, इंसान को दी जाएगी जो वह संपत्ति को देख रहा है, देखभाल कर रहा है. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105E क्या कह रहा है ये देख लेते हैं. आप Any order made under subsection 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made. बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, इंक्वायरी ऑफिसर ने ऑर्डर कर दी है, लेकिन ऐसे ऑर्डर्स, आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा. इट्स नॉट गोना हैव एनी इफेक्ट जब तक उक्त आदेश की उसके किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर, यू गॉट दैट पॉइंट, विद इन 30 डेज कोर्ट कंफर्म नहीं करता. सो यू गॉट द पॉइंट. इंक्वायरी ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है कि प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, लेकिन ऐसे ऑर्डर्स को प्रभाव या असर जिसे कहते हैं इफेक्ट, वह तभी होगा जब कोर्ट कंफर्म कर देगा 30 दिन के भीतर. सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है सेक्शन 105F, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड और फॉरफीचर्ड अंडर दिस चैप्टर. भाई जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली है उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में 3 पॉइंट बताए हैं 3 सबसेक्शन के अंदर. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105 पढ़ लेते हैं. पहला क्या कह रहा है. द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और any other officer that may be nominated by the district magistrate to perform the functions of an administrator of such property. जो संपत्ति जब्त की गई है उसकी देखरेख भी तो करनी है, तो जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित किया हुआ कोई ऑफिसर जो है वह उसकी देखभाल करेगा. सिंपल. सबसेक्शन 2 पढ़ लेते हैं अब क्या कह रहा है. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105F, the administrator appointed under section 1 shall receive managed property in relation to which the order has been made under subsection 1 of the section 105E or under section 105H in such manner and subject to such condition as may be specified by the central government. सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि संपत्ति की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी उनके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ वो दिखेगा. सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि
इसकी देखरेख करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जो एडमिनिस्ट्रेटर ने नॉमिनेट किया है वो किस तरह से देखरेख करेगा, वह केंद्रीय सरकार जो है वो कंडीशंस आपको देगी, उस तरीके से उसकी देखरेख करेगा। सिंपल। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105F कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेटर shall also have such measure as the central government may direct to dispose of the property which is forfeited to the central government। मतलब कि जो अधिकारी देखरेख कर रहा है ऐसी संपत्ति की, वह केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार उसकी देखरेख तो करेगा ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के ही निर्देशों द्वारा जरूरत पड़ने पर संपत्ति को बेचा जा सकता है। Got it? Okay, let's move to the next point. Seventh point of reciprocal arrangement is notice of forfeiture of property as per the provision of section 105G. Subsection 1 of 105G क्या कहता है पहले देख लेते हैं। If as a result of inquiry, investigation or survey under section 105D the court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime, it may serve a notice upon such person, hereinafter referred as to the person affected, called upon him within a period of 30 days, specified in the notice to indicate the source of income, earnings or assets out of which or by means of which he has acquired such property, the evidence on which he relies, and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties, as the case may be, should not be declared to be proceeds of crime and fortified to the central government। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी मुश्किल चीज लिखी हो। सिंपल सी बात है, नोटिस दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा उस व्यक्ति को जिसकी आप जो है संपत्ति जब्त करने वाले हैं, उसको ये नोटिस क्या देंगे कि भाई सरकार को शक है कि ये जो संपत्ति है आपने किसी अपराध के अधीन हेराफेरी आदि से बनाई गई है, तो वह जो है नोटिस में लिखेंगे कि 30 दिन के भीतर भीतर आप सबूत पेश करें कि ये जो संपत्ति है इसको खरीदने के लिए, लेने के लिए आपकी आय का स्रोत क्या था, सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105G, where a notice under subsection 1 to any person specified any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person। वेल, संपत्ति को जब्त करने का जो नोटिस है वो मालिक को तो देते ही हैं, मगर अगर कोई और व्यक्ति जो उसकी देखरेख कर रहा है वहां पे रहता है तो उसको भी ये नोटिस दे दिया जाएगा। दैट्स इट। Eighth point of reciprocal arrangement is forfeiture of property in certain cases as per the section 105H। सेक्शन 105H जो है 4 पॉइंट्स में हमको अपनी बात समझा रहा है, मतलब 4 सबसेक्शन है इसमें। सबसेक्शन 1 पहले ले लेते हैं। सबसेक्शन 1 of section 105H says the court may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 105G and the material available before it, and after giving to the person affected, and in case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, to such other person also a reasonable opportunity of being heard by order record of finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime। सेक्शन 105G जो पिछला था उसमें नोटिस दिया था कि सबूत पेश करो। अब सेक्शन 105H जो है वो ये बता रहा है कि अगर वह किसी प्रकार का सबूत पेश करते हैं तो उसकी सुनवाई होगी, उसको देखा जाएगा, और अगर उसको देख के लगता है कि सारी नहीं कुछ प्रॉपर्टी ही अपराध के अधीन बनाई गई है तो सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, सारी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होगी। मगर इसके ऊपर भी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड
and in case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, such other person also does not appear before the court or represent his case before it within a period of 30 days specified in the show cause notice, the court may proceed to record a findings under this subsection ex parte on the basis of evidence available before it. अगर नोटिस जारी करने के बाद कि भाई हम आपकी संपत्ति जब्त करने वाले हैं, सबूत पेश करें, वह व्यक्ति आता ही नहीं है, हाजिर ही नहीं होता है कोर्ट में, तो डेफिनेटली 30 दिन के बाद जो है कोर्ट के पास पावर है कि वह एक्स पार्टी डिसीजन ले ले, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105H, where the court is satisfied that some of the properties referred to in the show cause notice are proceeds of crime, but it is not possible to identify specifically such properties, then it shall be lawful for the court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1. अब कोर्ट के सामने काफी संपत्ति है, ठीक है, उसमें से कौन सी अपराध के अगम से है और कौन सी नहीं है, इसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। तब कोर्ट के पास पावर है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके, जिसे कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट, फैसला ले सकता है कि किस संपत्ति को जब्त किया जाए और किस संपत्ति को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105H, where the court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances. जब कोर्ट फैसला ले लेता है किसी संपत्ति से रिलेटेड कि ये जो है अपराध के अधीन बनाई गई थी और इसको जब्त किया जाता है, तो उस संपत्ति को उसके बाद हर एक चीज से मुक्त कर दिया जाता है और वह केंद्र सरकार के हवाले कर देते हैं, विच मीन्स उस संपत्ति का मालिक जो है अब केंद्र सरकार बन जाती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 105H, वेयर एनी शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड forfeited to the central government under this section, then the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act 1956 or the article of association of the company, forthwith register the central government as the transferee of such shares. अब जब्त की हुई संपत्ति अगर किसी कंपनी के शेयर है तो उसका मालिक भी केंद्र सरकार होगा। दैट्स इट। Ninth point of reciprocal arrangement is fine in lieu of forfeiture, as per the provision of section 105I. Subsection 1 of section 105I says, where the court makes a declaration that any property stand forfeited to the central government under section 105H, and it is a case where the source of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture a fine equal to the market value of such part. मतलब कि अगर कोर्ट ने कुछ संपत्ति को ही गैर कानूनी करा दिया गया और उसको जब्त करने के आदेश किए गए हैं, ये हमें सेक्शन 105H बता रहा है। 105I बता रहा है कि जरूरी नहीं है उसको जब्त ही किया जाएगा, उसका जो बाजारी मूल्य है, मार्केट वैल्यू, वह फाइन के तौर पे देके प्रॉपर्टी को बचा सकता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 105I बता रहा है कि बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ फाइन अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कुछ संपत्ति को जब्त करने की जगह पर उसके ऊपर आप जुर्माना भी दे सकते हो, लेकिन ऐसे ऑर्डर करने से पहले उस व्यक्ति को पूरा मौका दिया जाएगा सुनवाई का। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105I, where the person affected pays the fine due under subsection 1 within such time as may be allowed in this behalf, the court may by order revoke the declaration of forfeiture under section 105H, and thereupon such property shall stand released. अब सेक्शन 105H में संपत्ति को जब्त करने का नोटिस तो हमने भेज दिया था, ठीक है ना।
और कोर्ट ने ऑप्शन दी कि भाई आप जुर्माना भी भर सकते हो, संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा, और समय के भीतर भीतर वट एवर द टाइम द कोर्ट गिव्स, उसके अंदर अगर वह जुर्माना भर देता है, फाइन भर देता है, तो जो ऑर्डर 105 हेच में दिए गए थे संपत्ति को जब्त करने के लिए, उसको वापस ले लिया जाएगा, जिसे कहते हैं कि द ऑर्डर्स विल बी रिवोक्ड। 10th पॉइंट आ जाता है सर्टन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105J. Section 105J says where after the making of an order under subsection 1 of section 105E or the issue of a notice under section 105G, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfers shall, for the purposes of the proceedings under this chapter, be ignored, and if such property is subsequently forfeited to the central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void. आपने देखा होगा कि जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो जो खरीदार है वो ये सबसे पहले सुनिश्चित करता है, जांच पड़ताल करता है कि भाई कोई कोर्ट केस में ये पेंडिंग तो नहीं है, कोई झगड़े वाली ज़मीन या झगड़े वाली संपत्ति तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर है तो वह बेचे जाने के बावजूद भी वो बेची हुई नहीं मानी जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। संपत्ति का मालिक जो है वो ये फायदा नहीं उठा सकता है कि भाई ये तो मैंने बेच दी है, अब तो मेरी रही नहीं, दूसरे की होगी, उसी से पूछो। नो, ऐसी संपत्ति को अगर बेच भी दिया गया है तो उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी कि वह बेची गई है। Eleventh point of reciprocal arrangement is procedure in respect of letter of request as per the provision of section 105K. 105K says every letter of request, summon or warrant received by the central government from and every letter of request, summon or warrant to be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state or, as the case may be, sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf. अब हम यहाँ पर अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों बातें बताई गई हैं। जब भारतीय कोर्ट को अपने सम्मन या वारंट विदेश में लागू करवाने हों, दूसरी बात जब विदेशी कोर्ट को अपने सम्मन या वारंट भारत में लागू कराने हैं तो वह केंद्र सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सौंपेगी। तो केंद्र सरकार जो है वह ये सुनिश्चित करेगी कि इसको लागू कराया जा सके। 12th point of the chapter reciprocal arrangement is application of this chapter as per the provision of section 105L. Section 105L says the central government may by notification in the official gazette direct that the application of this chapter in relation to a contracting state with which reciprocal arrangement has been made shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in the said notification. मतलब कि केंद्र सरकार जो है वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करता है। इस अरेंजमेंट के लिए वह नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भाई उसकी टर्म्स, कंडीशंस या क्वालिफिकेशन कैसी होगी। एक बार मैं इसको शुद्ध हिंदी में पढ़कर बता देता हूं आपको। इस अध्याय का लागू होना केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि ऐसी संविदायकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यक्तिकारी व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, उपवादों या अहताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में निवेदिष्ट की जाए। सो आप आई होप समझ ही गए होंगे कि इफ आई एम यूजिंग मिक्स ऑफ हिंदी rather than pure Hindi, this is because even the pure Hindi is difficult.